हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से केशपाल सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की औषधि सीरीज का यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जिसकी आबादी दुनिया के कई बड़े देशों से भी ज्यादा है, मतलब जिसके भूगोल में प्राचीन इतिहास से लेकर जमीन के नीचे दबे बेशकीमती खनिज तक सब कुछ छिपा है। आज की हमारी यह विस्तृत चर्चा केवल उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के कुछ सवालों को हल करने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ सही विकल्पों पर टिक लगाना नहीं है। हाँ, मतलब हम असल में भारत के सबसे जटिल और विशाल राज्य को डीकोड करने वाले हैं। एकदम। हम उन 20 चुनिंदा सवालों पर बात करेंगे जो राज्य की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और प्रशासनिक ढांचे की पूरी परतें खोलते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सफर की शुरुआत करते हैं राज्य की भौगोलिक और प्राकृतिक संपदा से। जब भी यूपी का नाम आता है ना, तो दिमाग में अक्सर गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान ही आते हैं। हाँ, हरे भरे खेत और नदियां। बिल्कुल, लेकिन दक्षिणी हिस्सा, खासकर विंध्य का जो क्षेत्र है, वो एक छुपे हुए खजाने के बक्से की तरह है। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का पहला सवाल। सूची 1 जो कि क्षेत्र है, उसको सूची 2 यानी खनिज से सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प हैं सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर और मिर्जापुर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 4, 2, 1, 3। मतलब सोनभद्र चूना पत्थर के लिए है। बिल्कुल, सोनभद्र चूना पत्थर के लिए है, इलाहाबाद शीशा बालू के लिए, ललितपुर तांबे के लिए और मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए जाना जाता है। चूना पत्थर का उपयोग तो आपको पता ही होगा, मुख्य रूप से सीमेंट बनाने में होता है। अच्छा, थोड़ा रुकिए। सोनभद्र का चूना पत्थर और ललितपुर का तांबा तो समझ आता है, लेकिन ये नॉन प्लास्टिक फायर क्ले क्या बला है? मतलब इसका उद्योगों में क्या काम है? देखो, ये बहुत ही दिलचस्प चीज है। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जो अत्यधिक उच्च तापमान को बिना पिघले या बिना अपना आकार खोए सह सकती है। ओहो, मतलब हीट रेजिस्टेंट। हाँ, एकदम। इसका उपयोग मुख्य रूप से भट्टियों के अंदर की परतें बनाने में होता है। चूंकि मिर्जापुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी उद्योग और धातु पिघलाने का काम होता है, तो प्रकृति ने मानो वहीं इस खास मिट्टी का भंडार भी दे दिया है। ये तो वाकई कमाल का भूवैज्ञानिक संयोग है। और भट्टियों को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत तो ईंधन की ही होती है, जो हमें सीधे हमारे अगले सवाल की ओर ले जाता है। सवाल 2, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सिंगरौली क्षेत्र, जो कि सोनभद्र में आता है। राइट। कोली बेसिन वास्तव में उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ से निकाला गया जो कोयला है वो राज्य के बड़े थर्मल पावर प्लांट्स को ईंधन देता है। यानी अगर सिंगरौली का कोयला ना हो तो शायद उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में ही डूब जाए। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन देखो, जमीन के नीचे सिर्फ काला कोयला ही नहीं है, कुछ ऐसा भी है जो बेहद कीमती है। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 3, यूपी के किस जिले में हीरा प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है ए, बांदा। विशेष रूप से केन नदी का जो क्षेत्र है ना, वहां हीरे के कण पाए जाते हैं। अरे वाह, ये सुनकर अक्सर लोगों को हैरानी होती है। मतलब जब हम हीरे की बात करते हैं तो दिमाग में सीधे मध्य प्रदेश का पन्ना आता है। यूपी में हीरा कैसे? ये हैरानी होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो बांदा जिला मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों के बिल्कुल करीब ही है। अच्छा, मतलब बॉर्डर के पास। हाँ, ये पूरा का पूरा विंध्यन रॉक सिस्टम का ही हिस्सा है। नदियां जैसे कि केन नदी हजारों सालों से इन चट्टानों को काटकर बह रही हैं और अपने साथ हीरे के कुछ अंश बहाकर बांदा की तरफ ले आती हैं। इसीलिए वहां नदी की तलहटी में माइनिंग होती है। वाह, मतलब भूगोल तो राज्य की सीमाओं को मानता ही नहीं। अब जब हमने खनिजों की बात कर ली है तो देखते हैं कि इन पत्थरों ने स्थानीय उद्योगों को कैसे आकार दिया है। सवाल 4, विंध्य प्रांत में मिर्जापुर अपने किन उपक्रमों के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ सही उत्तर है बी, सीमेंट। मिर्जापुर के आसपास, जैसा हमने बताया, प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर मिलता है जो सीमेंट बनाने का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। इसी वजह से वहां बड़े सीमेंट कारखाने स्थापित हुए। एकदम सही। लेकिन मैंने हमेशा सुना है कि मिर्जापुर अपने कालीन यानी कारपेट उद्योग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पीतल के बर्तनों का काम भी वहां खूब होता है ना?
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल होता क्या है ना, विंध्य क्षेत्र की जमीन पथरीली है, तो वहां खेती करना बहुत मुश्किल था। तो लोगों ने कोई और काम ढूंढा होगा। बिल्कुल, आजीविका के लिए सदियों से स्थानीय लोगों ने हस्तशिल्प और कला का रुख किया। यही कारण है कि भारी भरकम सीमेंट के कारखानों के साथ-साथ मिर्जापुर की पहचान उसके बाड़ी कालीन और पीतल के काम से भी है। उद्योग और कला का क्या शानदार संगम है। और जब कला की बात आती है तो पत्थर भी बोल उठते हैं। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल 5, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? इस सूची के अनुसार सही उत्तर है सी, मिर्जापुर। मिर्जापुर सोनभद्र का क्षेत्र संगमरमर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं, यूपी का हर बड़ा शहर अपनी एक अलग औद्योगिक और कलात्मक पहचान रखता है। हाँ, जैसे कि आगरा। बिल्कुल, आगरा सिर्फ ताजमहल के लिए नहीं, बल्कि चमड़े के काम और पेठे के लिए जाना जाता है। लखनऊ चिकनकारी के लिए और मेरठ खेल के सामान के लिए। एकदम सही कहा आपने। और इस विशाल कलात्मक और ऐतिहासिक धरोहर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करती है हमारी शिक्षा। सही बात है। तो चलिए शिक्षा के इसी ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। सवाल 6, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? सही उत्तर है बी, शिव प्रसाद गुप्ता। उन्होंने 10 फरवरी 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू भगवान दास के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। 1921? ये तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का समय था। क्या इस विश्वविद्यालय की स्थापना का सीधा संबंध आजादी की लड़ाई से था? 100%। उस समय महात्मा गांधी ने आह्वान किया था कि भारतीय छात्र ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करें। हाँ, ताकि स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा मिले। बिल्कुल। लेकिन उन छात्रों की पढ़ाई न रुके, इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की बहुत जरूरत थी। काशी विद्यापीठ उसी विद्रोह और राष्ट्रीय गौरव की उपज था। बाद में 1995 में इसका नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास है। मतलब शिक्षा किस तरह से क्रांति का हथियार बन सकती है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। अब बनारस से निकलकर अगर हम अवध की तरफ आएं, तो कला की शिक्षा का एक और बड़ा केंद्र मिलता है। सवाल 7, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ए, लखनऊ। लखनऊ हमेशा से ही नवाबों, कला और तहजीब का शहर रहा है। वहाँ का कल्चर ही अलग है। हाँ, इसलिए राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय के साथ साथ राज्य ललित कला अकेडमी और भातखंडे संगीत संस्थान जैसे प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र भी इसी शहर में स्थापित किए गए। चलिए, ललित कलाएं तो हो गई, लेकिन एक स्वस्थ समाज के लिए सिर्फ दिमागी नहीं, शरीर का भी चुस्त होना बहुत जरूरी है। सवाल 8, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर है सी, लखनऊ। 1 अगस्त 1975 को इस कॉलेज की स्थापना की गई थी ताकि राज्य में खेल प्रतिभाओं को तराशा जा सके। खेल शिक्षा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यूपी जैसे विशाल राज्य में टैलेंट की कोई कमी तो है नहीं। आप देखिए, इसके अलावा गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज और इटावा में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज भी हैं। बिल्कुल, इतने बड़े राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। हाँ, इतनी बड़ी आबादी को कला, खेल और विज्ञान के शिक्षा देना कोई मामूली बात नहीं है। इसी विशिष्ट शिक्षा से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। सवाल 9, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है डी, मथुरा। वैसे राज्य में जौनपुर, कानपुर और मुरादाबाद में भी कई प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। लेकिन मथुरा को चुनने के पीछे क्या कोई विशेष कारण है? बिल्कुल कारण है। मथुरा और पूरा ब्रज क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से गायों और पशुपालन से गहराई से जुड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, भगवान कृष्ण से जुड़ा क्षेत्र। एकदम। और उत्तर प्रदेश मूल रूप से कृषि प्रधान राज्य है, जहां पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए इस क्षेत्र में पशु चिकित्सा और अनुसंधान के लिए एक समर्पित विश्वविद्यालय का होना बहुत ही स्ट्रेटेजिक और तार्किक कदम है। ये बहुत ही शानदार तरीके से जोड़ा आपने। अब जब हम बात कर ही रहे हैं इस राज्य की विशाल आबादी और अर्थव्यवस्था की, तो इसका सीधा असर देश की राजनीति पर भी पड़ता है। आइए देखते हैं हमारा 10वां सवाल। सवाल 10, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। पहला, राज्यसभा के लिए 31 सीटें आवंटित हैं। दूसरा, लोकसभा के 80 सदस्य यूपी से निर्वाचित होते हैं। इनमें से कौन सा सही है? सही उत्तर है डी, दोनों 1 तथा 2 सही है।
लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, ये देश में सबसे ज्यादा हैं। मतलब क्या इसका अर्थ ये है कि देश की राजनीतिक दिशा काफी हद तक यही राज्य तय करता है? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। चूंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, इसलिए संसद में इसका वजन सबसे भारी है। सबसे ज्यादा प्रतिनिधि यहीं से जाते हैं। हाँ, जो नीतियां या राजनीतिक लहर यहाँ बनती है ना, उसकी गूंज सीधे दिल्ली के संसद भवन तक सुनाई देती है। और इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए इस राज्य का फैलाव भी उतना ही बड़ा होगा। चलिए इस भूगोल को समझते हैं। सवाल 11, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। ये सीमाएं कितनी दूर तक फैली हैं? देखो, ये कुल 8 राज्यों को छूता है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पूर्व में बिहार और झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और पश्चिम में राजस्थान और हरियाणा। बाप रे, 8 राज्य! हाँ, और इसके साथ ही ये दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल, इतने सारे अलग अलग बॉर्डर्स को एडमिनिस्टर करना, वहां कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये तो किसी प्रशासनिक नाइटमेयर जैसा लगता है। बिल्कुल, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। और इसी कानून व्यवस्था को कायम रखने का काम करती है यूपी पुलिस। हमारा अगला सवाल इसी से संबंधित है। सवाल 12, कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? इसका सही उत्तर है डी, भाषा परीक्षण। पुलिस भर्ती में मुख्य रूप से शैक्षिक योग्यता, आयु और सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक दक्षता परीक्षा पर जोर दिया जाता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि पुलिस विभाग में भाषा परीक्षण क्यों नहीं है। मतलब पुलिस को तो लोगों से बात करनी ही होती है। देखो, बात तो करनी होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर पुलिसिंग के लिए साहित्य के ज्ञान से ज्यादा शारीरिक और मानसिक मजबूती की जरूरत होती है। आपको बता दूं कि यूपी पुलिस का शारीरिक परीक्षण बहुत कड़ा होता है। अच्छा, हाँ, कितना दौड़ना होता है? महिलाओं को 16 मिनट में 2400 मीटर और पुरुषों को 25 मिनट में 4800 मीटर दौड़ना होता है। इस विशाल और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में ड्यूटी करने के लिए स्टैमिना सबसे पहली शर्त है। ये बिल्कुल तार्किक है। लेकिन पुलिस और प्रशासन तभी अच्छी तरह काम कर सकते हैं जब राज्य के पास पर्याप्त पैसा हो, अर्थव्यवस्था का पहिया चलते रहना चाहिए। सवाल 13, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है बी, कानपुर। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुई थी। एक सवाल मेरे मन में आता है, जब राज्य की राजधानी लखनऊ है, तो वित्त निगम का मुख्यालय कानपुर में क्यों बनाया गया? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता था। हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से। बिल्कुल। आजादी से पहले और उसके कई दशकों बाद तक कानपुर उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र था, जहां कपड़ा और चमड़ा उद्योग अपने चरम पर थे। इसलिए राज्य के औद्योगिक विकास को वित्तीय सहायता देने वाले संस्थान का मुख्यालय उसी शहर में स्थापित करना सबसे प्रैक्टिकल फैसला था। यानी पैसा वही मैनेज होगा जहां सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा है। बहुत खूब। अब वित्त से निकलकर हम आते हैं उस विभाग पर जो राज्य का भविष्य तय करता है, शिक्षा विभाग। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि तकनीक कैसे व्यवस्था की कमियों को दूर कर रही है। सवाल 14, उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है डी, ऑनलाइन अध्यापक उपस्थिति अभिलिखित करना। हमें इस ऐप की गहराई में जाना चाहिए। आखिर सरकार को एक ऐप क्यों बनाना पड़ा? सिर्फ टीचर्स की अटेंडेंस के लिए? क्योंकि सालों से बेसिक शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ी समस्या थी, शिक्षकों की अनुपस्थिति। कई दूर दराज के गांवों में शिक्षक स्कूल जाते ही नहीं थे, या उनकी जगह कोई और ही पढ़ा रहा होता था। हाँ, ये प्रॉक्सी टीचर्स वाली समस्या काफी पुरानी है। एकदम। प्रेरणा ऐप क्या करता है कि वो जियो फेंसिंग और रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षक वास्तव में स्कूल परिसर में मौजूद है या नहीं। ये तकनीक के माध्यम से सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये वाकई एक बड़ा कदम है। टीचर स्कूल पहुंच गए, ये तो पक्का हो गया। लेकिन अगर बच्चे क्लास में भूखे बैठे हों तो क्या वो पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। सवाल 15, उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम को कब शुरू किया गया? सही उत्तर है सी,
1995 15 अगस्त 1995 को इसे शुरू किया गया था। मिड डे मील अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन इसका असली ग्राउंड इम्पैक्ट क्या रहा? देखो, इसका इम्पैक्ट दो तरफा था। 90 के दशक में गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर स्कूल छोड़ देते थे क्योंकि उन्हें काम करके अपना पेट पालना होता था। पढ़ाई से ज्यादा पेट भरना जरूरी था। बिल्कुल। तो स्कूल में एक वक्त का गर्म और पौष्टिक खाना मिलने की गारंटी ने ड्रॉप आउट रेट को बहुत तेजी से गिरा दिया। इससे बच्चों का पोषण स्तर भी सुधरा और उनकी सोचने समझने की क्षमता में भी वृद्धि हुई। आज इस योजना को पीएम पोषण स्कीम के नाम से जाना जाता है, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य को एक साथ साधने का बेहतरीन तरीका। प्राथमिक शिक्षा के बाद जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो अक्सर आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई रोक दी जाती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए कौन सी योजना है, देखते हैं अगले सवाल में। सवाल 16, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की है? सही उत्तर है डी, कक्षा 12वीं। ये योजना कैसे काम करती है? ये योजना 2012 में शुरू हुई थी और उन मेधावी छात्राओं को लक्षित करती है जो पढ़ने में होशियार हैं लेकिन 12वीं के बाद कॉलेज की फीस नहीं दे सकती। इस योजना के तहत उन्हें 30,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। ये तो बहुत बड़ी मदद है। हाँ, ये रकम कई गरीब परिवारों के लिए वो आर्थिक आज़ादी है जो उनकी बेटियों को उच्च शिक्षा या किसी वोकेशनल कोर्स तक पहुंचने का रास्ता खोलती है। एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव। अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी लेकिन बहुत ही अहम पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो हमारी मूलभूत जरूरतों और संस्कृति से जुड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। सवाल 17, किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? सही उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश। ये भारत का पहला अमृत सरोवर है जिसका उद्घाटन 13 मई 2022 को रामपुर जिले में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये पहल शुरू हुई थी, राइट? बिल्कुल सही। राज्य में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। पुराने तालाब और झीलें सूख रहे हैं या उन पर कब्जा हो गया है। अमृत सरोवर योजना का मकसद हर जिले में जल निकायों का पुनरुद्धार करना है ताकि बारिश का पानी बचाया जा सके। हाँ, पानी बचेगा तभी तो खेती होगी। खेती सिर्फ हमारा पेट नहीं भरती, बल्कि इसने हमारी पूरी लोक संस्कृति को भी जन्म दिया है। ये कनेक्शन हमारे अगले सवाल में साफ झलकता है। सवाल 18, कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? सही उत्तर है सी, हुरका बाउल। हुरका बाउल, ये नाम थोड़ा अलग लगता है। इसका अर्थ क्या है? देखो, ये लोक नृत्य मुख्य रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ सीमावर्ती पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में प्रचलित है। हुरका बाउल का शाब्दिक अर्थ है कई हाथों का एक साथ मिलकर कार्य करना। अच्छा, मतलब टीम वर्क। बिल्कुल। जब धान या मक्के की बुआई होती है तो ये बहुत ही मेहनत का काम होता है। इस कठिन शारीरिक श्रम को आसान बनाने के लिए किसान एक लय और तालमेय नृत्य करते हुए काम करते हैं। ये कितना खूबसूरत विचार है। जो काम भारी है उसे संगीत और कला के जरिए हल्का कर दिया गया। इसी समाज और संस्कृति ने समय समय पर बेहतरीन वास्तुकला का भी निर्माण किया है। सवाल 19, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है डी, सिकंदरा। यह स्थान आगरा के बिल्कुल पास ही है। सिकंदरा का मकबरा मुगल वास्तुकला में थोड़ा अलग क्यों माना जाता है? इसकी खासियत ये है कि इस मकबरे का निर्माण खुद सम्राट अकबर ने अपने जीवन काल में ही शुरू करवा दिया था, जिसे बाद में उनके बेटे जहांगीर ने पूरा किया। अच्छा, मतलब डिजाइन उनका अपना था। हाँ, अगर आप इसकी वास्तुकला को ध्यान से देखेंगे तो इसमें इस्लामी, हिंदू, बौद्ध और जैन शैलियों का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। ये अकबर की दीन इलाही या सर्वधर्म संभाव की सोच को पत्थरों पर उकेरता है। इतिहास का एक शानदार पन्ना। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर। सवाल 20, कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? जैसा कि हमने अभी सवाल 18 में चर्चा की थी, इसका सही उत्तर है सी, हुरका बाउल। हाँ, ये सवाल रिपीट हुआ है, लेकिन चूंकि हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, क्या कृषि से जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए? बिल्कुल है। हुरका बाउल तो तराई क्षेत्र का हो गया, लेकिन अगर आप ब्रज क्षेत्र की तरफ जाएं जहां खेती और कृष्ण भक्ति आपस में घुले मिले हैं, वहां रसिया और चरकुला बहुत लोकप्रिय हैं। हाँ, चरकुला का नाम तो बहुत सुना है। चरकुला में तो महिलाएं अपने सिर पर कई दियों का एक भारी पिरामिड रखकर नृत्य करती हैं। ये सभी नृत्य इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति सिर्फ महलों में नहीं बल्कि खेतों की मिट्टी में पनपी है। क्या बात है। तो इस तरह 20 सवालों का ये सफर यहाँ पूरा होता है
हमने देखा कि कैसे सोनभद्र की खदानों से निकला कोयला कारखानों को चलाता है, कैसे 1921 का काशी विद्यापीठ आज भी आज़ादी की गवाही देता है। और कैसे 8 राज्यों से घिरा ये प्रदेश भारत की राजनीति का केंद्र है। बिल्कुल। और कैसे प्रेरणा ऐप से लेकर अमृत सरोवर तक नई नीतियां इस राज्य की तस्वीर बदल रही हैं। हाँ, हमने सिर्फ तथ्य नहीं पढ़े बल्कि ये समझा कि भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और संस्कृति किस तरह एक दूसरे के साथ गुंथे हुए हैं। तो इस विस्तृत चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।